तो स्टार्ट करते हैं भाई। वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल। तो आज की जो हमारी क्लास है वो जनरली क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यही ना। पहली चीज पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होता है सर? मैंने आपको बताया था अ सेट ऑफ नंबर विच डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर क्या होता है? एक सेट होता है किसका? नंबर्स का, जो यूज में आते हैं या वो डिटरमाइन कराता है द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपकी अगर पोजीशन बतानी हो तो आपको सबसे पहले अपना कंट्री नेम बताना होगा, कंट्री नेम के बाद स्टेट नेम बताना होगा, उस स्टेट में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में से बिलोंग करते हो ये बताना होगा। सेम इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना पड़ता है कि कौन सी सेल में है, सेल के कौन से सबसेल में है, और सबसेल के कौन से ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल के बाद भी हम अगर कुछ चीजें जानते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट के बाद आप विलेज वगैरह जान रहे हो, उसी तरीके से आपके कौन कैसी स्पिन रख रहा है, ओरिएंटेशन उनकी कैसी है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी हम इनके बारे में डेप्थ में जानते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो जनरली ये जो सेल है, सबसेल या ऑर्बिटल, स्पिन, ये सभी क्या है, कैसे हैं, इन सभी चीजों को आइए समझते हैं अच्छे तरीके से। तो भाई क्वांटम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि क्वांटम नंबर जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। शाबाश। अब 4 में सबसे पहला कौन सा होता है? हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सर आपको क्या बताने वाला था? सेल बताने वाला था। क्या बताने वाला था? सेल। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एन से करते हैं। इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एन से करते हैं। अब देखो बच्चा लोग, स्मॉल एन से करोगे तो क्या मतलब होता है? इनकी वैल्यू स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना। अब इसका मतलब क्या होता है? ये मतलब है भाई, जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ रहे थे तो बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या होती है? सेल। इसके चारों तरफ क्या होती है? सेल होती है। और ये जो सेल होती है इन्हीं का पर्टिकुलर नाम दिया जा रहा है 1 2 3 4 या KLMN, ऐसा नाम दिया जा रहा था। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे में हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है? नंबर ऑफ सेल को। किसको डिटेक्ट करता है? नंबर ऑफ सेल को करता है। अब सेल के बारे में अगर आप जान चुके हो तो सेल से कई सारी चीजें आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था EN, एनर्जी ऑफ सेल निकाल सकते हो। एनर्जी ऑफ सेल के लिए कौन सा फार्मूला दिया हुआ था? एनर्जी ऑफ सेल के लिए मैंने बताया रहा होगा 13.6 Z² अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके बताया होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा RN मतलब रेडियस ऑफ N, यानी NH सेल जो है रेडियस कैसे निकालते हो? न्यूक्लियस और इस N के बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है भैया? एटॉमिक रेडियस कहलाती है ना। तो उस रेडियस को निकालने के लिए आप यूज में लाते हो। अब इनका क्या होता है? 0.58 या 9 कर लेना उसको, और आगे क्या आता है? N अपॉन Z²। आई बात समझ में? इसके बाद हम वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी कितना आता है? 2.818 और इंटू 10⁶ Z अपॉन N, ऐसे करके इनकी वेलोसिटी आ जाती है। हालांकि ये डाटा क्या है, किस तरीके का है, इनमें हम चर्चाओं में नहीं जा रहे। हम N के हिसाब से यानी नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 रखते जाएंगे, उस हिसाब से चीजें बदलती चलती जाएंगी। आई बात समझ में? तो ये एक क्राइटेरिया है सीखने का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसलिए आते हैं। आई बात समझ में? तो अभी तक हमारी जो चर्चाएं हैं वो केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेके थी। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके लिए क्या करता है कि एक छोटे छोटे पैमाने से आपको ले चलेगा एकदम एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 2 पे अगर आओ तो पॉइंट नंबर 2 आपको लाता है किसके पास? कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। रुक जा भाई, क्वांटम नंबर के पास ले आता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या समझाने वाला है सर? ये समझाने वाला है सबसेल के बारे में, यानी सेल के भी अंदर किसकी बात करेगा? सबसेल की बात करेगा। अब सबसेल इन्हें दिखाया किससे जाता है भैया? ये तो बता देते हैं सबसेल के बारे में, लेकिन इनका खुद का जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? एल से करते हैं। फार्मूला क्या आता है इनका? फार्मूला यानी कैसे लाया जाएगा इनको, तो बोला जाता है L इक्वल टू, ये एक्सटेंड करते हैं कहां से? रुक जा भाई, इक्वल टू 0 टू, क्या हो रहा है ये, N माइनस 1 तक होते हैं। आई बात समझ में? आगे
इनका काम क्या होता है, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख रहा हूं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसका क्या मतलब होगा, l की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगी 0 भी होगी और 1 भी, इन पे क्या होगी 0 1 2 होगी, इनमें क्या होगी 0 1 2 3 होगी, पांचवे के पास नहीं जाते। अब यहाँ पे 0 क्या बताता है, 0 बताता है s, 1 क्या बताता है p सबसेल, 2 क्या बताता है d सबसेल और 3 क्या बताता है f सबसेल। ये इसका क्या मोटिव है, यहां से हम लोग सीखते हैं जो यस है वो कैसा होता है स्फेरिकल, पी जो है वो कैसा होता है डंबल, डी कैसा होता है डबल डंबल और एफ कैसा होता है कॉम्प्लिकेटेड, यानी हम इन्हें 2D पे बना नहीं सकते। आई बात समझ में, या एग्जैक्ट वो जो एक्सिस होती है उनके हिसाब से ये नहीं रहते, इसलिए हम बना नहीं पाते। अब इनके बाद क्या समझना है सर, हाँ ठीक है, तो सबसेल क्या होती है, सबसेल का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्लाउड जैसा रहता है ना आइटम के पास, उस क्लाउड का शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से हम किसको समझते हैं, सबसेल के हिसाब से समझते हैं। आई बात समझ में। जब इनके बाद आप जाते हो तो आप पढ़ने को मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, किसकी चर्चा करते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हो। देखो बच्चा लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या है कहानी कि आप मैग्नेटिक के हिसाब से अगर समझोगे तो आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ये बताते क्या है, ये बताते हैं भैया ऑर्बिटल्स को, किसको बताते हैं, जिन्हें आप ऑर्बिटल भी बोलते हो। ऑर्बिटल का क्या मतलब होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। आई बात समझ में, उसे हम क्या नाम देते हैं ऑर्बिटल, द रीजन वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज टू हाई, सबसे ज्यादा हो, तो ऐसे में हम उन्हें क्या बोलते हैं शाबाश ऑर्बिटल बोलते हैं। अब इन्हें दिखाते किससे हैं भैया, एम से, किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं, या ML भी बहुत सारी किताबें दिखाती हैं। आई बात समझ में, क्या पॉइंट ऑफ व्यू, इनके क्या फार्मूले होते हैं, तो फार्मूले के बिहाफ पे चलोगे बच्चा लोग तो इनका फार्मूला होता है m इक्वल टू -L2 प्लस एल। -L प्लस एल का क्या मतलब भैया, एल क्या था अभी, एल क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्या है एजीमुथल क्वांटम, शाबाश। अगर हम बात करेंगे जब एल n इक्वल टू 1 की, तो ऐसे में हमें यल क्या मिलेगा 0 मिलेगा और ml क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि 0 को आप माइनस से प्लस तक करोगे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जहां ही आप किसके पास गए n इक्वल टू 2, उनके पास l की वैल्यू 0 भी मिलती है और 2 भी मिलती है, तो ऐसे केस में 0 वाले के लिए तो 0 हो गया, लेकिन 1 वाले के लिए क्या होगा -1 0 प्लस 1 -1 0, और यहां पे कितने बन गए भैया ऑर्बिटल 3। और यही कारण है कि जब हम p ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे मैंने बताया बच्चा कि 0 किसको दिखाता है, s को दिखाता है, 1 किसको दिखा रहा था, अगर हम l की बात कर रहे हैं तो p को दिखा रहा था, तो p में ऑर्बिटल कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, p में ऑर्बिटल कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। नाम उनका होता है बच्चा px py और क्या होता है pz। अब ये बोला कैसे जाता है बच्चा, आप एक्सिस जानते हो कितनी होती है, एक x हो गई, एक y हो गई, और कौन हो गया, ऐसे करके z का बना देते हैं, यही ना, कहते हैं जो लोब्स जिस एक्सिस पे लाई करती है उसे हम उसी का p ऑर्बिटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये x के ऊपर लाई कर रही है, x मान लेते हैं और ये y है, तो ऐसी केस में इन्हें हम क्या नाम देंगे, px का नाम देंगे। क्लियर हो गया। अगर वही लोग y एक्सिस पे आती है तो हम उन्हें क्या नाम दे देंगे, py नाम दे देंगे। अगर वही z एक्सिस पे आती है तो क्या नाम दे देंगे, z एक्सिस pz बोल देंगे। आ गई बात समझ में, क्लियर हुई। तो हम इनमें किसको समझते हैं, अपने ऑर्बिटल्स को समझते हैं। आई बात समझ में। अब ऑर्बिटल के बाद आप यहां देखोगे कि यहां px समझ गए, py और pz समझ गए। इसी के तरीके पे आपको तीसरे नंबर पे मिलता है, एक 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा और एक क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका तो फार्मूला याद है ना यल का, 0 to n - 1, क्या आता है फार्मूला, 0 to n - 1 आता है। क्लियर। अब n - 1 करोगे भैया तो 0 से 1 2 3 - 1 करोगे तो 2 ही आएगा ना। तो ये तो दिखा दिया है इसका, तुमको पता चल गया p में 3 होते हैं, ये भी पता चल गया। तो d में कितने होते हैं, तो शुरू कर दोगे भैया वही -2 -1 0 +1 +2। ऐसी केस में आपको नजर क्या आएगा कि यहाँ पे 5 लोग बनते हुए नजर आएंगे, यानी जो डी ब्लॉक होता है उनमें 5 लोग आते हैं। ऐसी केस में इनका एक का नाम होता है dxy, dyz, dzx और
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाले का नाम होता है डी जेड स्क्वायर। इसके लिए मैं अलग से बनाऊंगा आपको, जब आपको पढ़ाऊंगा डी ब्लॉक तो वहां पे और ज्यादा इनका स्पेशलाइजेशन करूंगा, चीजों को समझाऊंगा कि ये डी ब्लॉक किस तरीके के होते हैं। आई बात समझ में? अभी के लिए बस इतना ही। इनका क्या होता है मैटर, इन्हें कैसे हम बनाते हैं, तो इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सियल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एक्सियल होते हैं। यहां पे थोड़ी सी आपको बातें बतानी पड़ेंगी। आप जब डी एक्स वाई की बात करते हो ना, तो ये एक्स वाई दोनों के बीच में लाई करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि डबल डबल होता है ना, तो ऐसे वाले लोग होते हैं, इन्हें नॉन एक्सियल के फॉर्म में देखा जाता है। और जब आप डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करो तो ये एक्सियल कंडीशन पे आते हैं। ऐसे में ये डी एक्स वाई हो गए, और यहां पे जब आप बनाओगे कुछ इस तरीके का, इन्हें हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब ये डी और एक्स और वाई एक्सिस पे बनते हैं। आई बात समझ में? इनका क्या क्राइटेरिया होता है, क्यों ऐसे बनाया जाता है, इन सभी के ऊपर चर्चा होगी लेकिन अगले क्लास में। आई बात समझ में? यहां बस थोड़ा सा जानना है कि समझना है कि डी ब्लॉक होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितने ऑर्बिटल, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी चर्चा हो रही है। आई बात समझ में? आगे एफ भी मिलेगा। एफ के लिए आप एल की वैल्यू क्या देख रहे थे, 4 था, यहां पे 2 आया होगा ना, तो एफ के लिए क्या आएगा, 3 आया होगा ना। अगर 3 वाले के लिए बनाओगे तो -3, क्या लिखोगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 प्लस, अब ऐसी केस में बनाओगे तो कितने लोग बन जाएंगे, कितने लोग बन गए, 7 मिल गए। आई बात समझ में? जिससे ये प्रूव होता है कि गुरु आपके पास जो एफ ऑर्बिटल है उनमें कितना है, 7 ऑर्बिटल। एफ सबसेल जो है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया पूरा? तो भाई अभी तक हम किसकी चर्चा कर रहे थे, मैग्नेटिक की। अब लास्ट में एक और आता है जिन्हें हम क्या बोलते हो, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलते हो बच्चा लोग, स्पिन क्वांटम नंबर। ये बच्चा बताती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है भाई, ये किस तरीके से रोटेट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, इनको समझाने के लिए आया हुआ था। क्या सभी इलेक्ट्रॉन एक जैसे रोटेट होते हैं, सवाल ये तो नहीं भाई, एक जैसे तो रोटेट नहीं होते। तो सवाल नंबर 2 कि सर किस किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करना होगा कि कैसी कैसी मोशन दिखाता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो पॉइंट नंबर 1 कि ये तो एक मोशन दिखाता है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ। आई बात समझ में? यानी ये न्यूक्लियस समझो यहां पे है तो इसके चारों तरफ ये रोटेशन दिखाएगा। और दूसरी केस है कि ये चारों तरफ रोटेशन दिखाते दिखाते अपनी एक्सिस पे भी ये रोटेट होता है, मतलब कुछ इस तरीके से रोटेट होते होते करता रहता है। ऐसी केस में हम जो ये सेल्फ रोटेशन वाला यानी एक्सिस पे रोटेशन है, इनके बिहाफ पे समझते हैं, या तो ये 2 तरीके का करता है, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, जिन्हें हम -हाफ और +हाफ के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो भाई स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम स्मॉल s से दिखाते हैं, या कभी कभी किताबें इन्हें ms के नाम पे भी बताती हैं। आई बात समझ में? जिन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया ओरिएंटेशन कैसी होती है, 2 तरीके की, या तो होगी क्लॉकवाइज और या तो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, या तो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब इनके बाद बात करोगे भैया तो कोई भी +-हाफ हो सकता है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि क्लॉकवाइज +हाफ होगा और एंटी क्लॉकवाइज -हाफ होगा, ऐसी कोई भी चर्चाएं नहीं आई हुई हैं। अगर नहीं आई हुई तो हम उनके बारे में भी और ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। सवाल नंबर 1, सर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहां कहां मिलेगा। तो गुरु आप एक सेल में, आप एक ऑर्बिटल में कितने मैक्स इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2, जिनमें एक जो होगा वो पर्टिकुलर है कि भाई कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो दूसरा वाला कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन दोनों एक तरीके पे रहेंगे, रोटेशन एक जैसी दिखाएंगे, तो पक्का है उनका चार्ज भी एक ही जैसा है, माइनस। ऐसी केस में उनका क्या हो जाएगा भाई, रिपल्सन होने लगेगा। इसीलिए ये रोटेट करके घूमता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से रिपल्सन फॉर्म में ना एग्जीक्यूट कर पाए। आई बात समझ में? तो इनके लिए हम एक को क्लॉकवाइज में घुमाते हैं और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। दैट्स क्लियर? तो ये कहानी होती है आपके स्पिन क्वांटम नंबर की। आओ जरा इन सभी को समराइज करने का वक्त आ गया, यानी चारों क्वांटम नंबर को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे कि भाई क्या होता है ये क्लॉकवाइज और क्या होता है ये एंटी क्लॉकवाइज। आओ समझते हैं। सबसे पहले क्वांटम नंबर से आप क्या सीखे, इनको समझने की जरूरत है। तो गुरु
इनको थोड़ा करते हैं साइड, आओ सीखते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है ये सभी लोग सीख चुके। क्या होता है भाई? अ सेट ऑफ नंबर विच डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बताने वाला कौन होता है? क्वांटम नंबर होता है। दीज आर 4 टाइप्स। ये 4 तरीके पे थे। 4 तरीके में सबसे पहला जो तरीका होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बिल्कुल बच्चा याद कर लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है गुरु? शेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में। दिखाते हैं इसको किससे हैं? एन से दिखाते हैं। अब आपको मैंने समझाया था ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? शेल होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है? शेल होती है। तो जनरली ये बताना किसको चाहते हैं? सेल को ही तो बता रहे हैं। तो सेल को अगर बता रहे हैं भैया तो देख लो, पहली सेल हो गई, दूसरी सेल हो गई, तीसरी, चौथी भी आएगी, जिन्हें आप क्या नाम देते हो? के, एल, एम और क्या? एन का नाम देते हो। क्लियर हुई बात है? हाँ। अब अगर आप बात करोगे सर कि ठीक है हम तो ये समझ गए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और किस तरीके पे आता है, आगे बताओ क्या होता है। तो दूसरा वाला जो आपने सीखा वो क्या सीखा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको क्या समझाने चला था सर? सबशेल। किसकी बात कर रहा था? सबशेल की बात कर रहा था। डिनोट किससे करते हैं? एल से। फार्मूला इनका क्या आता है? फार्मूला क्या आता है बच्चा? हाँ, एल इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1। क्लियर हो गई बात है? फार्मूला आ गया। अब फार्मूले के हिसाब से हम समझते हैं किस तरीके का होता है। जब आप पहली सेल के पास, ये देख बच्चा न्यूक्लियस, और ये क्या है आपका? शेल है, यही ना। अब ध्यान से देखना, अगर n इक्वल टू आएगा 1 तो l इक्वल टू क्या आएगा? 0। अरे 1 माइनस 1 दैट इज 0। अब अगर n इक्वल टू क्या आएगा? 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 और 1। अगर 3 की बात करोगे तो क्या आएगा? 0, 1, 2। अगर 4 की बात कर लिए तो भी आएगा ना। यहां पे बच्चा जो 0 है वो किसको दिखाता है? s को। जो 1 है वो किसको दिखाता है? p को। और जो 2 है तो आने वाला जो 3 वैल्यू होगी, यानी जब 4 का आप निकालोगे तो 0, 1, 2, 3 आएगा। ऐसी केस में 3 किसको दिखाएगा? f को दिखाएगा। क्लियर हुई बात है? f को दिखाएगा। आप एक चीज मुझे बताओ बच्चा कि ये समझाने किसको आ गया? आपको समझाने आ गया कि सेल तो समझ गए। इस सेल में, पहली सेल में कौन होगा? S होगा। दूसरी सेल में कौन होगा? S के साथ साथ P होगा, यानी दूसरे में S और P होगा। तीसरे में कौन कौन होगा भैया? S होगा, P होगा और D होगा। तो तीसरे में आ रहा है S, P, D। और चौथे नंबर में S आ रहा है, P आ रहा है, D आ रहा है और F आ रहा है। यानी दैट्स क्लियर, S, P, D, F। यहां से देखो सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे कि 1 S होता है, लेकिन 1P, 1D और 1F ऐसे लोग नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी वैल्यू केवल और केवल किसमें आ रही है? 0 आ रही है, और 0 से ज्यादा नहीं आ रही। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? S को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे वाले सेल की बात करोगे तो 2S और 2P आप देखे होगे, 2D या 2F आपके पास नहीं आया होगा। ऐसी केस में ये बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप n इक्वल टू 2 लोगे तो दो ही वैल्यू मिलेगी, 0 और 1। जो 0 है वो किसको दिखा रही है? S को, और जो 1 है किसको दिखा रहा है? P को। तो D और F के नाम की कोई भी चीज दूसरे वाले सेल में आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। जब आप किसकी बात करते हो? तीसरे की। तो ऐसे में कौन कौन मिलेगा? SP, D मिलेगा। और समझ में आ गया होगा कि F क्यों नहीं होता। और लास्ट वाले में आपको SP, DF दोनों मिल रहा है। हालांकि लास्ट कहना मेरा गलत हो जाएगा। इनफाइनाइट क्या होती है? सेल होती है किसी भी एटम के पास। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गई बात है? तो ये है भैया किसका? एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा और आगे का मतलब आ जाओ रे भैया यहां पे तीसरे नंबर वाले के पास चलते हैं। और तीसरा नंबर किसको बताने चलता है भाई? मैग्नेटिक के बारे में। किसको बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या समझाता है गुरु? ये समझाता है ऑर्बिटल्स को। कमाल की बातें हैं। ऑर्बिटल को समझाने के चक्कर में ये कैसे बताएंगे भैया? m इक्वल टू कैसे निकालोगे? -L2 प्लस L। इनका फॉर्मूला क्या आएगा? -L2। अगर अब मैं n इक्वल टू 1 की बात करूंगा तो इसमें L की वैल्यू क्या आ रही थी? 0। तो M की भी वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि 0 का प्लस माइनस से कोई लेना। +0 से लेके -0 तक निकालोगे क्या आएगा ओवरऑल?
जीरो ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप n इक्वल टू 2 कर रहे हो तो ऐसी केस में l इक्वल टू 0 भी आएगा और l इक्वल टू 1 भी आएगा। तो 0 का तो मान लो m की वैल्यू 0 आई हुई है, लेकिन 1 की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, -1, 0 और क्या आएगी, +1। ऐसी केस में आप जान गए होंगे कि मैं p की सबसेल की बात कर रहा हूं। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, एक का नाम px, py, pz, हालांकि चर्चाएं मैं कर चुका हूं। आगे n इक्वल टू जब 3 की बात करोगे तो l इक्वल टू 0 मिलेगा, l इक्वल टू 1 मिलेगा और l इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। जब 1 का तो निकाल लिया ना आप यहां, अगर 2 के लिए निकालोगे तो -2, -1, 0 +1 प्लस, ऐसी केस में आपको कितने मिल रहे होंगे, 5 मिल रहे होंगे ना, पक्का। तो ये कंडीशन है भाई, आपको और ज्यादा किसके पास जाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए आपको किसके पास जाना पड़ेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट वाला आपके सामने मैंने लगा के रखा हुआ है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्या बताती है कि ये मान लो अगर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता ही है, लेकिन आप एक्सिस पे भी रोटेट कराते हो, एक्सिस पे भी रोटेशन कराते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तरीके पे। आई बात समझ में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना, घड़ी के दिशा में अगर किया तो क्लॉकवाइज ना, 12 से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, अगर उल्टा हो जाए तो 6 से 5, 4, 3, तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई आते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसको समझ चुके, अपने क्वांटम नंबर को समझ चुके, तो आओ क्या इनका रिलेशन किसी एनर्जी से रिलेटेड है क्या, आखिर हम क्यों आप बाहु के पीछे इतना पागल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसके लिए आपको पहले आप बाहु पढ़ना होगा और फिर आप बाहु आता कहां से है उसको समझना पड़ेगा। तो आप बाहु के हिसाब से आप सभी क्या सीखे होगे, आप बाहु रूल के हिसाब से आप सभी क्या सीखोगे, आपको तो ये वाला बढ़िया से याद होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भी कर लो, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे कर लो भैया 3 4 5 6, बहुत है, यहाँ पे 4 और 5 कर लो। यहाँ पे सबसे पहले एस 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 कर लिया करो भाई, एस एस, यहाँ पे पी 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 जो भी है कर लो भाई, यहाँ पे डी 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 और यहाँ पे एफ एफ, यही ना। आओ जरा इनका और ज्यादा काम करते हैं किस तरीके पे इनको क्रॉस करते हैं, कैसे आता है भाई। एक तो यहाँ है, दूसरा देखो यहाँ है, तीसरा देखो ये, और चौथा ये आ गया भाई, पांचवा देखो ये है, और ये देखो भाई छठा, सातवां, और ये देखो। क्लियर हुआ। अब इनको क्या करना है, आपको एक एक लाइनें उठाती हैं और उठा के आपको बतानी है। कैसे बताओगे गुरु, आओ मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे बतानी है। पहली जो लाइन है उनमें आपको क्या मिला होगा, पीछे से लेना है, ठीक है, पीछे से काउंटेबल होगा। 1 यस की बात हो रही होगी, यही ना। आप दूसरे नंबर पे आओगे, क्या आएगा, 2s आएगा। एक साथ लिख देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, ताकि आपको ध्यान में रहे, भूलो ना आप। 1 यस हुआ, 1 यस के बाद क्या आया, 2s आया, 2s के बाद क्या आया होगा, 2p। ये तीसरी वाली लाइन, दूसरी लाइन के बाद मैं तीसरी लाइन उठा रहा हूं, कौन कौन मिला होगा, 2p मिला होगा और 3s मिल रहा है, देखो ध्यान से, 2p मिल रहा है और 3s, तो यहाँ पे 2p और 3s की बात कर लिए। चौथी लाइन उठाओ भाई, क्या कौन मिला, 3p और 4s, तो यहाँ पे आ गया 3p और किसकी बात कर रहे हो, 4s की बात कर रहे हो। चलो पांचवी लाइन उठाओ भाई, क्या क्या मिला, 3d, 4p और 5s, तो लिख दो भैया 3d, 4p, 5s, यही ना। चलो अब इसके बाद छठी लाइन उठाओ भाई, 4d, 5p, 6s, dps, 4, 5, 6। क्लियर, कुछ दिख रहा होगा। अब ये वाली लाइन उठाओ भाई, सातवीं, 4f, 5d, 6p और 7s। देखो ध्यान से, f d p s, 4, 5, 6, 7। क्लियर, अरे वही आया होगा। आगे देखो आठवीं लाइन, लास्ट वाली लाइन उठाओ, 5f, 6d, 7p और लास्ट में क्या, कुछ मत करो यार, वही लिखो, f d p s और यहां पे क्या आ जाएगा, 5, 6, 7, 8। हालांकि 8 तक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 7p पे ही सारा मामला क्या होता है, 118 का समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में। ये जनरली क्या है, एक ट्रिक है सिखाने के लिए कि एनर्जी लेवल कैसे बढ़ते हैं।
यानी सबसे कम जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, 1s की होती है, उससे ज्यादा 2s, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे बढ़ती जाती है। लेकिन इनमें भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये बताया जाता है कि सर पहली सेल की जो एनर्जी होती है, जैसे जैसे आप सेल बढ़ते जाते हो वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ते जाती है। यानी जो आपका के एल एम एन है, तो आप जैसे जैसे के की एनर्जी एल की एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, सही बोल रहा हूं ना, और एल की एनर्जी के से क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप सेल के बाहर की तरफ निकलते जाओगे वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आ रही है बात समझ में? लेकिन सवाल नंबर 1, ये भैया देखो कहां का है, 4s, ये कहां के हैं, 3d। 4s तो फोर्थ वाली सेल में होगा और 3d यानी पहले वाले में होगा, तो ऐसे में तो पहले 3d में भरा जाना चाहिए, 4s में क्यों भरते हो, ऐसा सवाल आना चाहिए दिमाग में। ऐसे बहुत जगहों पे मिलेंगे आपको, तो इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आता है n+l रूल। क्या पढ़ते हैं हम, n+l रूल क्या होता है भाई, आओ जरा समझते हैं। वो याद हो गया ना, इसको थोड़ा याद कर लेना, ये काम देगा आपको, यही वाला लिख लेते हैं यहीं पे 1s 2s करके, पहले फिलहाल सीख लेते हैं। n+l रूल क्या होता है भैया, n+l रूल जरा समझते हैं। अभी पढ़ के आए हो ये n+l, क्या होता है n+l, बोलो, n+l क्या होता है, n फॉर शाबाश, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है भाई, शाबाश, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इन दोनों का समेशन से होगा क्या सर, सर हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा और किसकी एनर्जी कम है। आओ जरा समझते हैं। अगर किसी का ऐसा बताया जाता है कि n+l वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो भाई उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको किसी भी एटम में, ये मान लो आपका एटम है और इस एटम में इलेक्ट्रॉन अगर देना हो, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंसर्ट कराओगे तो कहां कराओगे, सबसे पहले कम एनर्जी में या ज्यादा एनर्जी में। इन केस की आप सबसे कम वाले सेल में, पहली सेल में करोगे या बाद वाली सेल में करोगे, क्या दिमाग में आ रहा होगा। अगर आपको किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराना है तो वो कम एनर्जी में इंसर्ट करेगा या ज्यादा में करेगा, सबसे पहले किस में करेगा, कम में, शाबाश, किस में करेगा, कम में। अगर आपको एटम से क्या निकालना हो भाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, तो पहले कैसे करेगा, ज्यादा एनर्जी से बाहर निकलेगा या कम वाली से निकलेगा, ज्यादा से निकलेगा। अगर ये कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ लेना, ये बाल्टी है भाई, बाल्टी से पानी आपको भरना है, तो पानी सबसे पहले नीचे जाएगा या ऊपर, अंदर जाएगा ना। अगर पानी गिराना है तो ऊपर से पहले पानी निकलेगा या नीचे से, ऊपर से। यानी आ रही है बात समझ में, तो बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन पहले निकलते हैं, लेकिन अगर आप इंसर्ट कराते हो इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले अंदर वाली सेल में अगर जगह है तो वहां जाता है। आई बात समझ में, तो सबसे इनर्ट सेल में। इसीलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं भैया, 1s की बात करते हैं। 1s मतलब पहली सेल, और पहली सेल में आपको एक ही ऑर्बिटल मिला होगा, दैट इज s। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां इंसर्ट किया जाता है, 1s में। आई बात समझ में। अब 1s में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। लेकिन किसी एटम में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो s में नहीं जाएगा, अब पहली सेल में भी नहीं जाएगा, क्योंकि पहली सेल के पास कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन होल्ड की, 2 है। इसके बाद वो किस में जाएगा, दूसरे पे जाएगा। किस पे जाएगा, दूसरे। और दूसरे में कौन कौन मिलता है आपको, s भी मिलता है, p भी मिलता है। तो s में जाएगा या p में, तो सबसे पहले s में जाएगा। कैसे करते हैं आओ जरा समझते हैं। मान लो आप 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा देखना चाह रहे हो, तो भाई 1s का मतलब 1 और s की न्यूमेरिकल वैल्यू 0, तो 1 + 0, और इनके लिए क्या आएगा, 2 + 0। अब ऐसी केस में इनका आंसर आएगा 1 और इनका क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। एक बात बताओ, किसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, क्योंकि जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो 2s की ज्यादा हो गई, तो इंसर्ट कहां होगा, 1s में या 2s में, 2s में कि 1s में, 1s में पहले हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि एनर्जी किसकी ज्यादा है, 2s की ज्यादा है। आओ जरा इसी सवाल को लगा के देखते हैं 3d और 4s के साथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना सर, अगर मान लीजिए दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो, कभी कभी होता है 3d और 4s के केस में ऐसा ही आएगा, या आएगा या नहीं आएगा वो भी चेक कर लेंगे। आई बात समझ में, हालांकि नहीं आना चाहिए। ये देखो 3d की बात कर ले रहा हूं और ये क्या है, 4s की बात कर ले रहा हूं। अब इन दोनों में बच्चा इनका 3 हो गया, और प्लस d की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, 0 फॉर s, 1 फॉर p और d 2 के लिए, तो यहां पे क्या आएगा 2। और 4s का मतलब 4 + 0, यहां पे वैल्यू आ गई 5, यहां पे वैल्यू आ गई 4,
भैया आप खुद ही बता दो किसमें आप करोगे। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा यानी वैल्यू n प्लस एल की ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि 3D की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अभी आप इन लोगों ने कहा कि एनर्जी जिसमें ज्यादा उसमें हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, कम से कम वाले मरेंगे, तो ऐसी केस में 4s वाले को प्रियॉरिटी मिल जाती है और आपका इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, 4s में चला आता है। आ गई बात समझ में। सेम वाली कंडीशन अगर आ जाए, कभी कभी आती है, सेम कंडीशन आ जाए और सेम कंडीशन में हम कौन सा काम करेंगे, किस तरीके का काम करेंगे, आई बात समझ में। जैसे आप एक समझ लो बातें 3D और 4p में, 3D और 4p में इन दोनों की चर्चा अगर करना चाहो तो कैसे करोगे। 3D का मतलब क्या हो गया, 3 और प्लस 2 और इनके लिए क्या हो गया 4 प्लस 1, ये भी आ गए 5, ये भी क्या आ गए 5। सर किसमें पहले करें, तो सर यहां के लिए बताया जाता है कि अगर n1 या जो भी है L1 अगर इक्वल वैल्यू रख ले n2 और L2 के, सर जिसके n की वैल्यू ज्यादा, जिसके n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बस यही दो रूल है भैया, किसके, n प्लस एल रूल के। पहला कि सर जिसके n प्लस एल वैल्यू ज्यादा आएगी वो क्या बन जाएगा, एनर्जी में ज्यादा हो जाएगा। मान लो इन केस दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो आपको फिर एक इंसर्ट करके जाके देखना पड़ेगा कि भाई रिसर्च में आपके क्या आ रहा है कि जो n1 है या दूसरे वाले का जो n2 है, जिसकी वैल्यू n की ज्यादा हो जाएगी उसकी एनर्जी ज्यादा और जिसके n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम। एक बात बता बच्चा कि यहाँ 3D और 4p में दोनों की वैल्यू तो 5-5 आ गई थी, लेकिन आप मुझे बताओ कि ये n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, 4p की है। ऐसे केस में ये जो होगा इसकी एनर्जी यानी ज्यादा हो जाएगी 4p की और 3D की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप मुझे बात बताओ बच्चा किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, शाबाश। उसके बाद आई बात समझ में। इसी को ध्यान में रखते हुए वो मॉडल बनाया गया है, किसका, आप बाबू का। आई बात समझ में। पहले तो आप लिख लो 1s ना, फिर उसके बाद 2s 2p, फिर 3s 3p, पक्का। अब उसके बाद क्या था 4s, यही ना। इसके बाद याद रख लेना dps, d कहां से आता है भाई, 3 से, तो 3 4 5, फिर लिख देना dps, 3 वाला हो गया ना, तो 4 5 6। आई बात समझ में। अब आएगा भाई f वाला, क्या आएगा FDPS, क्या आएगा यहाँ पे 4 से f आता है ना, तो 4 5 6 7, फिर एक बार लिख लो FDPS, क्या होगा 5 6 7 8, याद हो गया ना। अरे बस यार 1s 2s 2p 3s 4s तक तुमको याद करना है बस। यहां से DPS DPS FDPS FDPS, डी कहां से शुरू होता है 3 से, तो 3 4 5, यहां से 4 5 6, यहां से 4 से या फिर 4 5 6, यहां पे 5 6 7, जो भी है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गया। अरे यार फंसोगे नहीं ना गुरु, अरे बोलो ये सब गायब कहां हो गया। हाँ गायब हो गया। 5f और 6d 7p 8s, क्लियर, आ गया ना समझ में। अब इसका यूज आपको बताते हैं पीरियोडिक टेबल में, कैसे हम पीरियोडिक टेबल इसका यूज कर सकते हैं और चीजें सीख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या है भाई, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। हाँ एस ब्लॉक होता है। एस में कितने ब्लॉक होते हैं, सर जी 2 ब्लॉक होते हैं। क्यों 2 ब्लॉक होते हैं भाई, क्योंकि यस कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकता है, मैक्सिमम 2 को भर सकता है। तो ये हो गया S1 फैमिली, ये कौन सी हो गई S2 फैमिली। अब मैंने आपको बताया था कितने लोगों में इनको करोगे भाई, 3 हो गए, 4 2 हो गया ना, क्या यार 3, फिर 4, यहाँ पे 5 6, छोटा हो गया क्या, आगे ले लेते हैं, यहाँ पे 7, यही ना 7 लोग आ गए। क्या मतलब है इनका जरा समझिएगा। यहां पे देखो आएगा 1s 1, यहां पे आएगा 2s 1, यहां पे 2s, S2 फैमिली में आओगे तो S2 लगाते जाना और जिस वे में आओगे उसको ध्यान देते रहना। आई बात समझ में। यहां पे क्या है 3, तो 3 कौन सी फैमिली S1, तो S1। ये कौन सी फैमिली है 3s2, शाबाश। ये चौथे नंबर पे आए तो 4 4, S1 फैमिली में आओगे तो S1, S2 फैमिली में आओगे तो S2। कर लोगे भैया। अब इनको याद करना भी आसान है, क्या है भैया, अरे याद कर लो यार, ना
यहां पे क्या आता है? बी। पक्का कि बी ही आता है? शाबाश। आ गया समझ में? भर लोगे ना? अरे यार यहाँ पे क्या आएगा? 5s1 5s2, यहाँ 6s1 6s2, भर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इसको साइड में रखने का मतलब है भाई, आप ध्यान देना कि ये 3D वाली सीरीज कहां पे आती है? चौथे नंबर के बाद ना। 4s के बाद आती है ना 3D, तो 4s के बाद ही 3D को रखना। एक बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है? यहां पे रख लेते हैं इनको। और कितने डी आएंगे भाई? ये देखो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10, कुल मिला के 10 होने चाहिए। आई बात समझ में? क्यों 10 होने चाहिए? क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो? अरे यार, डी में कितने ऑर्बिटल मिले थे? 5। 5 में एक ऑर्बिटल में 2 लोग भरोगे तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 10। ऐसी केस में 10 के बाद बस कर देना। समझदार हो तुम सब। आओ भैया, पी के बारे में भी जान लेते हैं। पी में कितने लोग होंगे? P1 P2 P3 P4, इसको रख ले रहे भैया, इसको उड़ा देना यहां से। अरे रुको रे चच्चा, अरे 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 बाप रे। P5 और यहां पे आएगा भाई P6। आई बात समझ में? अब अगर आप P स्टार्ट कहां से होता है? सवाल नंबर 1, P जो है अपना स्टार्ट कहां से हो रहा है? दूसरे नंबर पे। तो बच्चा ध्यान देना, ये यहां से स्टार्ट होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे। मुझसे मतलब पीरियोडिक टेबल से, ठीक है? इसको ध्यान रख लेना। चलो, ये हो गए P1 P2 P3 P4 P5 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है P6, यही S1 वाला है, HE वाला आता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना, ठीक है? कमाल का आदमी है। अब 2 वाले के पास आओगे भाई तो क्या समझाएगा तुमको? ये दूसरे नंबर वाली रो है तो क्या समझाएगा? 2 किस में आए हो? P1 में, 2 P2 में, 2 P3 में, 2 P4 में, 2 P5 में और यहाँ पे 2 P6 में। ऐसे ही 3 वाला कर लोगे, 4 वाला कर लोगे, 5 6 7 सबका हो जाएगा। अरे ये कौन सी फैमिली है? ये कौन सी फैमिली है? बोरान। ये कौन से है? कार्बन। ये कौन है? नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये हीलियम यानी नियॉन वाला कंडीशन, यही ना? अब ध्यान से देखोगे, इनका आएगा 1, दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाए आपके भी। क्या भैया? 1, यहां पे क्या आएगा? 2, यहां पे एटॉमिक नंबर 3 4, यहां पे 5 6 7 8 9 10। आ रही है बात समझ में? यहां पे देखो 11, यहां पे 12, यहां पे क्या आएगा? 13 14 15 16 17 18। आई बात समझ में? यहां पे देखो 19 आया होगा, यहां पे 20। अब तो ये स्टार्ट हो जाएगा ना। ये बताया था ना 4s के बाद क्या होता है? 3D शुरू हो जाता है। यहां पे क्या आएगा? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहां पे क्या आएगा? 30। 30 के बाद इधर आ जाओगे। आ रही है बात समझ में? 30 के बाद क्या आओगे? अरे भाई कहां गए? 3D के बाद कौन आता है? 4p ना। तो यहां पे देखो 3p1 वाला आएगा, यहां पे क्या आएगा? 4p। यहां पे क्या आने लगेगा? 4p1 वाली कंडीशन आने लगेगी। ऐसी केस में यहाँ 31 आएगा, 32 आएगा, 33 आएगा, 34 35 और क्या आएगा? 36 करके आएगा। आई बात समझ में? अब 36 के बाद ये क्या आएगा भाई? 37, यहाँ पे 38। आई बात समझ में? फिर यहां से 39 वाला आ जाएगा, ठीक है? अब 39 का मतलब इसका क्या आएगा? इनका तो 4D1 है। हालांकि ये देखो किस पे है? 4 पे आ रहे हैं, दिमाग में क्या आएगा? 4D1। लेकिन आप ध्यान रखना n-1d होता है। n कितना है? 4, -1 कर दोगे क्या आ जाएगा? 3, D1 D2 ऐसे करके आते हैं। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? 3D और यहाँ पे क्या आएगा? 4D। 1 2 3 ऐसे करके भर लेना। आई बात समझ में? सेम कैटेगरी आती है F के साथ भी। यानी आपका पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाना चाहिए किसके हिसाब से? क्वांटम नंबर के हिसाब से। आ रही है बात समझ में? आसान है ना? कोई किसी को दिक्कत चच्चा लो नहीं ना? आओ आगे चलते हैं। अब आगे क्या समझने की कोशिश करते हैं? समझने की कोशिश करते हैं
कि इन पीरियोडिक टेबल के बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी को कैसे सीखेंगे। आई बात समझ में। लेकिन उसके पहले दो लोगों के बारे में और जान लो। एक आते हैं पाउली, क्या नाम है उनका? हाँ रुक जाओ भैया, पाउली को सीखेंगे, जरा व्हाइट कलर में ले लेते हैं इनको। पाउली सर का क्या स्टेटमेंट है गुरु, उनको देख लेना। कहते हैं आपने कितने नंबर ऑफ सेट पढ़े, सेट में कितने क्वांटम नंबर पढ़े? 4, यही ना। इनका स्टेटमेंट है कि अगर आप एक एटम की बात करते हो, किसी एक एटम की बात करते हो, न्यूक्लियस और यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, और सेल सबसेल सब कुछ सीख लिया होगा आपने, सेल सबसेल, अरे बोलो, सेल सीखा, सबसेल सीखा, ऑर्बिटल सीखा, बोलते रहो लाल, ऑर्बिटल सीखा, और ओरिएंटेशन स्पिन वाला सीखा, यही ना। अब कह रहे हैं गुरु कि अगर ये कोई एक एटम है तो एक एटम के दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर कभी नहीं हो सकता। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो? यानी एक जगह पे एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए कौन आया था? क्वांटम नंबर। तो एग्जैक्ट पोजीशन पे एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके अलावा दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। कौन प्रूव किया? पाउली। क्या बताए कि अगर मान लो दो लोग हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, और ये सोचो कि इन दोनों का क्वांटम नंबर जो है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ए है और ये इलेक्ट्रॉन बी है, इन दोनों का सेम हो जाए, तो ये संभव ही नहीं है। ये कभी भी सेम हो सकता है सेल सेम हो सकता है सब सेल सेम हो सकता है ऑर्बिटल सेम हो। क्यों ऑर्बिटल सेम हो? क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो रह सकते हैं ना, वो भी सेम हो सकता है। लेकिन क्या स्पिन बराबर होगी? क्या मैंने आपको बताया, एक क्लॉकवाइज होगी तो दूसरी पक्का है क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। यही कारण है कि इन्होंने पकड़ लिया कि किसी भी एक सिंगल एटम का जो इलेक्ट्रॉन के क्वांटाइज नंबर होते हैं या क्वांटम नंबर होते हैं वो सेम नहीं हो सकते। एक इंडिविजुअल एटम का, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जो एटॉमिक सेट आएगा ना, या क्वांटम सेट आएगा, वो हमेशा एकदम यूनिक होगा, एक दूसरे से सिमिलर नहीं हो सकते। हाँ एक चीज और सीखनी पड़ती है यहाँ पे, हुंड्स लॉ। क्या बताता है भैया हुंड्स सर, क्या बताते हैं? कहते हैं गुरु आप भरने का तरीका, जैसे आप पी वाले में आ जाओ, ये देखो पी, यहाँ पे -1 0 +1 यही पड़ा हुआ है ना। आपको इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, यही ना। अब उन 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरोगे? इस 6 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे भाई? आप ऐसे भी भर सकते हो, यहीं पे भर दो, 2 हो गया, 1 हो गया। मान लो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ऐसे भर दो, या तो ऐसे भी भर सकते हो, 1-1 भर दो, या तो आप ऐसे भी भर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज करके भर दो, या तो आप ऐसे भी भर सकते हो, मतलब कि एक यहां भर दो, 2 लोगों को यहां भर दो, या पहले में छोड़ दो, 2 लोगों को यहां भर दो, 2, मतलब कई तरीके हो सकते हैं ना। सही तरीका कौन सा है? कौन बताया था? कौन सा बताए थे? क्या बताए थे सर? आप स्पिन के हिसाब से बताओगे। आई बात समझ में? 2s+1 करके आता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। क्या है 2s+1 का मैटर? वैल्यू रखा जाता है ना, +½ करके रखोगे, +½ तो जहां पे जिसकी वैल्यू एग्री होगी उसी के हिसाब से आप रखोगे। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे समझ रहे हो, आओ समझाता हूं। मान लो आपके पास ये P है ना, अब इनमें सबसे पहले इंडिविजुअल आइटम भरे जाते हैं। इंडिविजुअल आइटम भरने के बाद अगर जब नहीं है, आप तो सबसे पहले इनमें भरोगे, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसमें। अब आप जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता, तब आप क्या करते हो? इनकी डबलिंग करते हो। पहले सिंगलेट भरोगे, उसके बाद क्या करोगे? उसकी डबलिंग करोगे। आई बात समझ में? अपने मन से कोई भी काम नहीं करोगे फिल्म में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया भैया? आ गया समझ में? तो 2 लोग जाते जाते मिल गए, कौन कौन से? एक पाउली और एक कौन? हुंड। आई बात समझ में? दोनों लोग मिल गए। क्लियर हो गई बातें? पाउली ने क्या समझाया कि इलेक्ट्रॉन, अगर एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके सेम क्वांटम नंबर नहीं होंगे, पक्का है डिफरेंट होंगे। और दूसरे हुंड सर ने आपको क्या बताया कि आप किस तरीके से ऑर्बिटल में, ये तो ऑर्बिटल था ना, ऑर्बिटल में कैसे आप भरोगे, यानी सबसेल के ऑर्बिटल में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे भरना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? आओ जरा और खूबसूरती की केमिस्ट्री को जानते हैं। इनमें 2 इफेक्ट के बारे में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा। एक का नाम होगा पेनिट्रेशन और दूसरे का नाम होगा सीडिंग। ये इनका काम क्या है, ये आपको बिल्कुल हवा नहीं लगेगी जब ये अपने परेशान करने पे आ जाएंगे। तो आई बात समझ में? तो क्या होता है भैया? पेनिट्रेशन इफेक्ट और क्या होता है? स्लीडिंग इफेक्ट।
आई बात समझ में? तो दोनों को समझेंगे, दोनों को सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जानो आप, कोई भी एटम जब होता है वो मॉलिक्यूल बनता है। जब मॉलिक्यूल बनता है तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो वो होमो एटॉमिक बनेगा, यानी मॉलिक्यूल बनने में दोनों चीजें सेम आएंगी, या तो वो क्या आएगा, हेट्रो बनेगा, दोनों में डिफरेंट आएंगे। आई बात समझ में? लेकिन इससे भी पहले अगर कुछ चीज जाननी है आपको, यानी कि जो आपका एटम है वो अगर आप कंडीशन में आओगे तो दो तरीके से देखोगे, एक होता है पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम और एक होता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम। मतलब क्या होता है, एटम दो तरीके का मैं बताना चाह रहा हूं। एक क्या बता रहा हूं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक। मोनो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, अरे ऐसा कोई एटम जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हम क्या नाम देंगे, मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल देख लो इनका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा, एक ही इलेक्ट्रॉन वाला। फिर उसके बाद Li2+, ये कितना आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा ना, आ रही है बात समझ में। He+, ये कितना रखेगा, एक ही रखेगा। ऐसी केस में इन्हें हम क्या नाम दे देंगे, मोनो इलेक्ट्रॉनिक का दे देंगे। पॉली इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप ले लो भैया Li+, दो इलेक्ट्रॉन आए होंगे। आई बात समझ में। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे लोगों के पास एक से ज्यादा हैं। तो पहले तो पेंट्रेशन की बात करोगे या स्लिडिंग इफेक्ट की बात करोगे, इन दोनों लोग कहां नहीं लगते, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में। तो लगते कहां है सर, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में लगेंगे। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, दोनों चीजें आओ जरा समझते हैं। आओ जरा समझते हैं भाई। पेंट्रेशन और दूसरा समझेंगे स्लिडिंग इफेक्ट क्या होता है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। क्या होता है, और ये दोनों एक तरीका है, इनका तो अलग है मामला। आओ डिफरेंस भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये मान लो आपका क्या है भैया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है, सेल होती है, यही ना। अब इस सेल में आपको एस ऑर्बिटल दे रहा हूं, इस सेल में आपको क्या दे रहा हूं, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। इस न्यूक्लियस को ऐसे ही कुछ मैं और जूम करके दिखा रहा हूं। तो ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में मैं किसकी बात कर रहा हूं, एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। एस ऑर्बिटल ऐसे ही सर्कुलर फॉर्म में होगा, मतलब ये कैसे होंगे, इनके चार्ज जो होंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक जैसे होंगे। आई बात समझ में। अगर एक जैसे होंगे तो न्यूक्लियस इनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पक्का करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अरे बोलो पक्का ना। अब दूसरे नंबर पे क्या है भाई, यहां पे मान लेते हैं अपना क्या आया होगा, 2s आया होगा। 1s के बाद कौन आता है, 2s आया होगा। ये इसको और ज्यादा मतलब खींचे होंगे, अरे इसको तो बहुत ज्यादा खींचे होंगे, लेकिन इनको तो बहुत ज्यादा खींचे होंगे, लेकिन 2s वाले को भी खींच रहे होंगे। आई बात समझ में। अब होता क्या है, एग्जैक्ट क्या होता है, जैसे ऐसा समझो कि आपका जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, यहां पे मान लो अब यस, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, रुक जा भाई। ये वाली जो एस थे, अब ये कहां पे आ गए होंगे, अट्रैक्शन दिखाने के बाद न्यूक्लियस के पास आ गए होंगे, ऐसा कुछ पक्का ना। और ये जो कौन सा था, ग्रीन वाला, यानी ग्रीन वाला कौन था, 2s। अरे ये 1s थे, अब ये कौन है, 2s। ये भी थोड़ा सा क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, पास आया होगा। और पास आने के बाद ऐसा ओवरऑल समझना, ओवरऑल आके यहां पे समझो, यहां पे समझा रहा हूं, एक मिनट। ये देखो मान लो आपका क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास क्या होगा, 1s, और ये क्या रहा होगा आपका 2s, यही ना। जब ये न्यूक्लियस के पास आए होंगे तो देखो ऐसे करके पास आए गए होंगे, यही ना। और ये भी क्या आ रहा है, पास ही आने की कोशिश कर रहा है, पास ही आने की कोशिश कर रहा है, पक्का पक्का। अगर पास आने की कोशिश कर रहा है बच्चा, तो ध्यान से देखो कि ये जो आपका है, ये जो सेल, वो 1s कहां आ चुकी है अभी के समय पे, अभी के समय पे 1s कहां आ चुकी है, 1s देखो यहां पे आ चुका है, ये शिफ्ट हो गया 1s यहां पे, यहां से कहां गया, यहां पे, यही ना। और दूसरा देखो बच्चा कि यहां पे मैं ले रहा हूं ये कलर, और जो 2s है वो कहां पे आ गया होगा, लगभग यहां के आसपास आ गया होगा।
आई बात समझ में? ये 2s शिफ्ट होके कहां पे चला गया? 1s के पास। यही चीज मैं यहां पे भी समझाना चाह रहा हूं कि ये जो रीजन था ये किसका था? 1s का, लेकिन 1s तो यहां शिफ्ट हो गया, तो ऐसे में 2s रीजन कहां आ जाएगा? 1s के पास। क्या कह रहा है कि जो आपका ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ये कहां पे ऑक्यूपाई हो जा रहा है? इनर ऑर्बिटल की जगह पे आ जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है भैया? कंट्रक्शन हो रहा होगा, ऐसे में पास आ रहे होंगे। तो ऐसी केस को हम लोग क्या नाम देते हैं? पिंट्रेशन। क्या नाम देते हैं? पिंट्रेट होना, पिंट्रेशन नाम देते हैं। आई बात समझ में? यानी जो 1s है उसकी जगह कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? आउटर वाला सेल कर रहा है। आई बात समझ? आउटर ऑर्बिटल उसकी जगह एग्जिस्टेंस करता है। तो ऐसी केस को हम क्या नाम देते हैं? पिंट्रेशन। क्या नाम देते हैं? पिंट्रेशन। तो आउटर ऑर्बिटल कवर द पोजीशन ऑफ इनर ऑर्बिटल, उनकी जगह अगर वो आ जाता है तो ऐसे में इस पूरे फेनोमेना को क्या बोलते हैं? पिंट्रेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर ये पिंट्रेशन है तो आगे क्या होता होगा, किस तरीके का होता होगा, आओ जरा उनको भी समझते हैं। अब देखो भैया, यहां पे हम लोग क्या समझने वाले हैं कि पिंट्रेशन के बाद ही कौन सा इफेक्ट आता है? स्लिडिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है। सर ये कैसे आता है, आओ जरा समझते हैं। आप मुझे बताओ बच्चा, अगर मैं क्या ले रहा हूं भाई, आपके सामने एटम ले रहा हूं, और ये एटम का बीच में क्या है भैया? न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव पार्ट है। चलो पॉजिटिव लिख दूंगा, समझ जाओगे ना? अरे पॉजिटिव लिख दूंगा, समझ जाओगे ना? तो आओ भैया समझ जाओ, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां पे मैं मान लो 2s की बात कर रहा हूं, दूसरी वाली सेल की बात कर रहा हूं, यानी कि ये मैंने लिया है 2s। आ रही है बात समझ में? अब 2s के बाद इनके पास भी क्या होगा? यहाँ पे p भी होगा, इन्हीं के हिसाब से होगा ना p। आई बात समझ? इन्हीं के रीजन में तो होगा। ये मान लो क्या है? p है। बड़े ध्यान से समझना। अभी आपने किया क्या? अभी आपने किया क्या कि सर जो आपका क्या था? 2s था, वो क्या कर रहा है कि इनर ऑर्बिटल की जगह ले रहा है, मतलब यहां पे ले रहा होगा पक्का। ये यहां से शिफ्ट होके कहां चला आया? यहां पे चला आया होगा। अरे बोलो। अब एक बात बताओ, अगर यहां पे चला आया होगा तो ऐसी केस में आपका जो क्या रहा होगा? पी रहा होगा, वो जनरली क्या करेगा? बाहर की तरफ जाएगा। सर क्यों बाहर की तरफ जा रहा है? इसको तो अंदर आना चाहिए ना। अब दो चीज है, जैसे ही इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग अंदर की तरफ आई, शिफ्ट होना शुरू हुई, तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी तो लगना शुरू हो जाएगा इनमें। आई बात समझ में? और जब रिपल्सन लगना शुरू होगा तो ये जो पी है वो पास ना आके कहां जाने लगेगा? पीछे की तरफ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पी यस ऑर्बिटल वो सील्ड कर दिया है। किसको? न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस उतना बढ़िया अब अट्रैक्शन इनके साथ नहीं लगा पाएगा, और जब खींच ही नहीं पाएगा तो पक्का इनको क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स डोमिनेट हो जाएगा। अरे समझो क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, ये समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, ये समझो गुरु। कि ये देखो आपका क्या है? न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में यहां पे भैया था 2s, यहां पे क्या है? 1s, और यहां पे क्या है? 2p। 2p तो एज इट इज इन्हीं के साथ ही रहा होगा। अरे बोलो, यहां पे 2s और क्या रहा होगा? 2p। पक्का पक्का ना? अब ध्यान देना क्या हो रहा है इनके साथ। यस वाला क्या कर रहा है कि यस वाला क्या कर रहा है भाई कि यस वाला इनके पास आ गया। यस वाला ने एक नई बाउंड्री बना ली कि मैं तो भैया यहां आ गया, यहां पे शिफ्ट ये हो गए, दिख रहा है पक्का पक्का। अगर ये शिफ्ट हो रहे हैं गुरु, तो आपको ये भी पता होगा कि भाई ये क्यों पीछे रहेंगे? कौन? 2s वाले भी कहां आ गए होंगे? आगे की तरफ आ गए, मतलब इस रीजन में आ गए होंगे। इस रीजन में अगर आ रहे हैं बच्चा, तो यहां पे आ रहा होगा, ऐसा कुछ आ गया होगा। ये रीजन किसका हो गया होगा? 2p का हो गया, 2s का हो गया होगा, यही ना। अब ये दोनों लोग न्यूक्लियस को क्या कर दिए हैं? सील्ड कर दिया। न्यूक्लियस को क्या कर दिए हैं? अब यहां पे p बेचारा क्या करेगा? इधर की तरफ ना आके किधर की तरफ जाने लगेगा? पीछे की तरफ। क्यों जा रहा है? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियस का क्या है? अट्रैक्शन है, वो क्या हो जा रहा है भैया? कम हो जा रहा है ना। किसका अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो जा रहा है भैया? डोमिनेंट हो जा रहा है। ऐसी केस में ये इनको रिपल्सन करने लगेगा बाहर की तरफ। अरे देखो 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 देखो, ये इनको क्या करने लगेगा? बाहर की तरफ, इनको बाहर की तरफ निकालने लगेगा। ऐसी केस में जो 2p है वो कुछ यहां जाके खड़ा हुआ मिलेगा। आई बात समझ में? तो अभी तक क्या हो रहा था? आउटर ऑर्बिटल क्या कर रहे थे? इनर ऑर्बिटल की जगह ले रहे थे। ऐसे में इन्हें क्या बोल रहे थे? पिंट्रेशन बोल रहे थे, पिंट्रेट कर रहे थे उनको। लेकिन जब कौन डोमिनेंट हो गया? इलेक्ट्रॉन रिपल्सन डोमिनेंट हो गया, तो ऐसे में वो क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन की जगह क्या हो रहा है भैया? और ज्यादा बढ़ने लग रहा है मामला। आई बात समझ में? समझ में आ गया भैया? दोनों कंसेप्ट कौन कौन से पढ़ाया? पिंट्रेशन और स्लिडिंग इफेक्ट।
इसका कैलकुलेशन कैसे होती है, किस तरीके की होती है, आओ जरा समझते हैं ये पढ़ाया क्यों। अब देखो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है बच्चा वो पढ़नी पड़ती है आपको, जानते हो कौन सी? अरे बोलो, न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनको बोला जाता है ना, इनको बोलते हैं जेड इफेक्ट, ऐसा ऐसे करके दिखाया जाता है। ये क्या होता है आओ जरा बताओ मुझे, क्या होता है भैया? अच्छा एक बात बताओ, दो चीज तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि अगर कोई भी एटम है, इस एटम में न्यूक्लियस होता है और इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस किस तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, कौन कौन सा अट्रैक्शन या कौन कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन को दिक्कत होगी ना। तो देखो भाई इनमें दो चीज आपने देखा होगा, एक तो देखा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा आप देखे होगे फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस के साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। यही तो देखे होगे, न्यूक्लियस के साथ आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। अरे बोलो, रिपल्सन हो रहा है। आई बात समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिला और क्या देखने को मिल रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन किसके बीच मिल रहा है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के। अरे बोलो, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच आपको क्या मिल रहा है? अब आपको भैया ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? कह रहा है द एक्यूरेट न्यूक्लियर चार्ज, द एक्यूरेट न्यूक्लियर चार्ज किसके बाद? फील बाय एन इलेक्ट्रॉन। किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ो और उसको देखो क्या एक्यूरेट चार्ज कितना आ रहा है उसके ऊपर, न्यूक्लियर कितना कर रहा है। अब ऐसे समझो, अगर आपको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है तो रिपल्सन भी तो कौन दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दिखाएगा तो पक्का है मेरा जितना मैं उसको पावर न्यूक्लियर चार्ज दे रहा हूं अपनी तरफ अट्रैक्शन के लिए, उतना तो नहीं आ रहा होगा। और उतना अगर नहीं आ रहा तो कितना आ रहा है? तो कौन बताएगा भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी इफेक्ट कितना हो जा रहा है? कितना होगा इफेक्ट भाई? कितना इफेक्ट होगा? जेड स्टार से दिखाते हैं उसको। सर कितने लोग उसको अट्रैक्शन करने के लिए आएंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है कौन आपको? एटॉमिक, बहुत मार मार खाओगे। एटॉमिक नंबर कौन बताता है? एटॉमिक नंबर। अब इसी में भैया कौन लोग आ गए होंगे? सिग्मा लोग आ गए होंगे, रिपल्सन वाली बात आ गई, सीडिंग इफेक्ट वाले बात आ गए। इन्हीं को बोला जाता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्लीडिंग कांस्टेंट, ऐसा नाम से हम लोग जानने लगते हैं। सर ये निकालोगे कैसे? सवाल नंबर 1, इस स्लीडिंग इफेक्ट को निकालोगे या कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा? तो देख बच्चा यहां के लिए आता है यस अगर और या फिर पी अगर किसमें हो? सबशेल में हो। आपका इलेक्ट्रॉन किसमें हो? एस में हो या किसमें हो? पी में हो। तो ऐसे में एस और पी के लिए हम लोग क्या करते हैं? nth सेल में, nth सेल मतलब लास्ट सेल, nth सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 में। आई बात समझ में? अगर 2 होगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 3 होगा तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें? 0.35 में। अब इसके बाद भैया क्या करना? इनको प्लस कर देना। किसमें प्लस करना भैया? n-1 सेल। n-1 सेल मतलब अंदर वाली सेल, इनर्ट सेल। तो क्या बोलते हैं भैया? इनमें क्या करना है भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करना 0.85 से। अच्छा सर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। और प्लस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उन सभी का मल्टीप्लाई किसमें कर देना? 1 में। उन सभी का मल्टीप्लाई किसमें कर देना? 1 में। इन तीनों का समेशन क्या आएगा भैया? सिग्मा कांस्टेंट आ जाएगा। यानी जिसे आप स्लीडिंग इफेक्ट के नाम पे जानते हो, कांस्टेंट के नाम पे जानते हो, या स्क्रीनिंग कांस्टेंट के नाम पे जानते हो। सर एक बात बताओ, यह तो यस और पी है, डी और एफ ब्लॉक में आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में आ गया या लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ गया? एफ में आ गया, उसका अगर हमको निकालना हो तब कैसे हम निकालेंगे? तो गुरु यहां पे करना क्या है? nth सेल वाले को जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका मल्टीप्लाई किसमें कर देना? पहला चीज तो उड़ गई इनकी, प्लस करना है। n-1 वाले में जितने लोग रहेंगे, n-1 सेल में जितने लोग रहेंगे, किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उनका मल्टीप्लाई कितने में होना चाहिए? 0.35। और साथ में एक चीज और, LHS वाले को तो भूल नहीं सकते ना सर, मल्टीप्लाई बाई 1। इनसे आपका आ जाएगा। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यस में हो या पी में हो तो ऊपर वाले फार्मूले के पास जाओगे,
अगर आपका इलेक्ट्रॉन किस में हो, डी और एफ में हो, तो किसके साथ आओगे, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आओ। आ गया समझ में क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी समझ में आ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन कितना वो क्या कर रहा है, फील कर पा रहा है उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्जेस, कितना उसके पास अट्रैक्शन दिखा पा रहे हैं, तो भाई उतना ही दिखा पाएगा। मतलब मोस्टली तो जेड के हिसाब से होता है, लेकिन हाँ पूरा जेड नहीं हो पाएगा क्योंकि रिपल्सन भी तो आ रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो काम कर रहा है। ऐसे में उसे क्या हो रहा है, इफेक्टिव हो जा रहा ना, तो ऐसे में इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब कमाल की बातें चल रही है भैया पॉइंट नंबर 2 पे, और पॉइंट नंबर 2 हम लोग सीखते हैं क्या, एटॉमिक रेडियस। क्या सीखेंगे, एटॉमिक रेडियस। आओ भैया समझते हैं एटॉमिक, ये दूसरा पॉइंट है, वो पहला पॉइंट था, आई बात समझ, ये दूसरा पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई या बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं। आपके ध्यान में एक बात आ रही होगी, सर एटॉमिक रेडियस उसको बोलते हैं न्यूक्लियस से लास्ट सेल के बीच की डिस्टेंस, यही ना, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक रेडियाई, यही ना। आओ जरा समझते हैं, सर ऐसा करना संभव है किसी भी एक्सटेंट, ये जानते हो एटॉमिक रेडियस किससे निकाली जाती है, या तो आप निकालते हो एक्सरे या फिर आप एनएमआर से निकालते हो, ऐसे लोगों से आप यही निकाल पाते हो क्या एटॉमिक रेडियाई, या एक्सपेरिमेंटल, या कैसे निकाले जाते हैं, ये तो हो गया कि हम लोग मदद ले लेते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट की। एक्सपेरिमेंटली इसी तरीके से निकाली जाती है। हम कैसे समझ पाएंगे, पहली बात तो ये कि आपका जो एटम भैया वो ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हो। कुछ आपका एटम ऐसा रहता तो आप भैया रेडियस थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं एंगस्ट्रॉम वगैरह में, यही ना। लेकिन आपका एटम का जो कोई ऑर्बिटल होता है उसका फिक्स शेप थोड़ी ना है, उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है। हाँ जिसकी तरह लगता है, लगभग जिसकी तरह लगता है हम बताते हैं। तो ऐसी केस में कुछ इस तरीके का अगर हो गया, ऐसा करके हो गया मान लेते हैं, तो भैया आप तो अलग अलग तरीके से आएगा ना एटॉमिक रेडियस, फंस जाओगे ना मामला में। तो कैसे निकालते हैं, किस तरीके से, देखो 4 तरीके, क्योंकि जो आपका ये याद रखना एटॉमिक रेडियाई किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर उनके बीच कौन सा केमिकल बॉन्ड बना है। आई बात समझ में, केमिकल रेडियाई किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप जिस भी एटम का निकाल रहे उसके पीछे कौन सा बॉन्ड बना है। आई बात समझ में, यानी हम इंडिविजुअल तो निकाल नहीं सकते, किसके पास निकालेंगे, केमिकल बॉन्ड के हिसाब से। तो किसके के हिसाब से निकालेंगे भाई, केमिकल बॉन्ड के हिसाब से। आओ जरा समझते हैं कौन कौन से लोगों का निकालते हैं। तो भाई ये हो गया एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में हम सबसे पहले पॉइंट वाइज समझते हैं। एक तो आप पढ़ोगे कोवैलेंट, कौन सा पढ़ोगे, कोवैलेंट। दूसरा आप किसको पढ़ोगे, आयनिक, किसको पढ़ोगे गुरु, आयनिक। तीसरा पढ़ोगे मेटेलिक, किसको पढ़ोगे, मेटेलिक। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है वॉन्डर वाल, वॉन्डर वॉल्स रेडियाई, ऐसे करके आप पढ़ोगे। आई बात समझ में, क्लियर। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं भैया, कोवैलेंट को। आपको पता है ना कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां शेयरिंग ऑफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, यही ना। अब ऐसे में कोवैलेंट बॉन्ड बच्चा ये 2 तरीके का बनता है, एक तो बनता है होमो और दूसरा हेट्रो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जैसे मान लो H2 की बात कर लो, O2 की बात कर लो ना, N2 की बात करो, ये एक ही एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ऐसे में इन्हें क्या बोला जाता है, होमो ना। और अगर अलग अलग आ गए तो हेट्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हो। आई बात समझ में। अब क्या मतलब होता है, अगर होमो की बात करोगे तो आपको पता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, नहीं पता ना। आओ मान लो ये देखो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इनके बीच न्यूक्लियस के बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। भैया इन्हीं को आप डी भी तो बोल सकते हो। अरे ये भी इनका आर होगा, एच का ये भी आर होगा, 2 आर मिलते हैं तो क्या बोलते हो आप, डायमीटर बोलते हो। अरे हाँ या ना। तो ऐसे में क्या बताया जाएगा, D इक्वल टू 2R, यही ना। अब भैया इनके लिए R की वैल्यू क्या आएगी, D बाई, अरे रेडियस निकल गई ना, D बाई क्या आएगी 2 है। यानी हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर निकाल लें उसका अपॉन कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस निकल के आ जाएगी। लेकिन ऐसा संभवतः कहां नहीं हो पाता। अब यहां पे भी 2 कंडीशन आती है, हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन EN मैं हमेशा लिखूंगा भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम हो तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो तो ऐसे में हम क्या नाम करेंगे,
ये दो कंडीशन आती है किसके बारे में भाई, जब हम पढ़ते हैं किसका, हाँ। अब इनमें क्या करोगे भाई, अगर लगभग सेम आ गई, अगर लगभग क्या आ जाए, सेम आ जाए, मतलब मान लो अगर आप HCl का निकालना सोच रहे हो तो ऐसी केस में H और Cl, ऐसे में क्या करोगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, दोनों की सेम आ रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनका यानी कि HH और Cl से इनका क्या निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ H और रेडियस ऑफ Cl। आई बात समझ में, तो इनका आएगा रेडियस कैसे निकालोगे, R ऑफ A प्लस R ऑफ B, आ रही है बात समझ में, तब निकाल लोगे RAB। क्लियर हुई बात है, तब हम समझ पाएंगे कितना आ रही है, क्लियर करके तब बता पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया एक सिंगल एटम का आप नहीं निकाल सकते एटॉमिक रेडियाई, तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, वो मॉलिक्यूल बनाएगा तभी तो बता पाएंगे, और मॉलिक्यूल बना लिया HCl, और HCl में मुझे निकालना है कितना रेडियाई आ रही है बात समझ में, जब HCl की रेडियाई निकाल रहे हैं तो उसे निकालोगे इस तरीके से। क्लियर हुई बात है, अगर डिफरेंस आ गया तो भाई अगर डिफरेंस आता है तो मामला क्या होता है, बदल जाता है। जब आप RAB कर लो, इनको A और इनको B मान लेना, यहां पे A और इसको मानो C को मान लेते हैं, इन दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर डिफरेंस आता है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आता है तो उनके डिफरेंस को माइनस किया जाता है। आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं दे रहा हूं, अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो आप इस तरीके पे जाओगे, नहीं तो आपको इस तरीके पे नहीं जाओगे, दिक्कत में आ जाओगे, उससे कम ही आएगी जितना आप सोचोगे। आई बात समझ में, क्लियर हुई बातें। अब ये किसको पढ़े हो, अभी कोवैलेंट को पढ़े हो, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, आयनिक, यही ना। आयनिक को कैसे समझोगे सर, आयनिक में हम लोग समझ रहे हैं एक पेरेंट को, आओ जरा अलग से समझते हैं इनको, आयनिक रेडियाई को क्या है भैया, यहां पे हम लेते हैं किसको, Na प्लस, और अरे रुक जा चच्चा, Na प्लस, और यहां पे क्या है F माइनस, Na प्लस और दूसरा क्या लिया हुआ F माइनस, क्या मतलब है इनका, Na प्लस और F माइनस लिया हुआ है, इसका क्या मतलब है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके हिसाब से समझा के मुझे बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम है, तो आप मुझे बताओ आयनिक रेडियाई में क्या कोई डिफरेंस आएगा, ये तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, क्योंकि नंबर ऑफ क्या है, बराबर आ रहा है। ऐसी केस में आओ जरा देखते हैं, ये फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन होंगे, है ना, और इनके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा भैया कितना है, माइनस लिए हुए 10 इलेक्ट्रॉन होगा, पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया, आराम से भैया। आई बात समझ में, एक में क्या हो गया और दूसरे में 8 हो गया। अगर आप Na की बात करोगे, Na के पास कितने हैं, 11 लोग होंगे Na के पास, पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया। सर ये तो दूसरी सेल की बात कर रहा है, इन दोनों की सेल की तो बराबर होनी चाहिए, अरे बोलो बराबर होना चाहिए, आओ जरा कराते हैं बराबर, आओ 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 कराते हैं भाई। 9 प्रोटॉन है, 8 लोगों को खींचेंगे, और यहां पे कितने हैं, 11 लोग हैं, कितने को खींचेंगे, 8 को खींचेंगे। किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, इनमें ना, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, मतलब ये यहां नहीं होके थोड़ा सा पास आ जाएंगे, और अगर पास आ गए गुरु तो आपकी रेडियस कम हो गई ना। और यहां पे क्या भाई, अगर जब तक माइनस नहीं था, नॉर्मल पेरेंट की बात करोगे, पेरेंट एटम की बात करोगे, और एक तो आप निगेटिव बनवा रहे हो और एक तरफ आप क्या बना रहे हो, पॉजिटिव बना रहे हो, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं ना, अरे हाँ या ना, और इनको एनायन बोलते हो। ऐसी केस में अगर पेरेंट एटम है तो जो एनायन बनते हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, जबकि कैटायन में उनकी आयनिक रेडियाई क्या होती है, घटती है। आ रही है बात समझ में, क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि यहां पे जेड इफेक्ट जो है एज कंपेयर इनका ज्यादा है और इनका क्या है, कम है, तो जिसका ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, उसके पास आ जाओगे, साइज आपकी छोटी हो जाएगी, अगर साइज छोटी हो गई तो रेडियस भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर हुई बातें। ये आ गया किसके मामले में, समझ गए, आयनिक रेडियाई। आई बात समझ में। आओ जरा एक और बताया था आपको, मेटेलिक वाली,
आओ भैया, मेटेलिक का मतलब हो गया ये देखो मेटल और ये देखो आपका दूसरा मेटल, यही ना। अब ऐसी केस में क्या करोगे भाई, ऐसी केस में आर ऑफ मेटल कैसे निकाला जाता है, यहां पे इनका और इनका दोनों का रेडियस जो है ना, इन्हीं के प्लस कर लो, और इनका क्या करो भाई, क्या कर सकते हैं, इन दोनों के रेडियस को प्लस कर सकते हैं, डायमीटर जैसा आएगा d/2, वही आंसर आ जाएगा। सेम ही अगर आ गए तो, अगर अलग अलग आए तब भी वही काम कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये बताया क्यों जाता है, क्योंकि भैया जब आप मेटल को साथ रखते हो ना, तो उनकी पैकिंग के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी ये डिपेंड नहीं करते, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, नॉट डिपेंड ऑन पैकिंग, यानी ये पैकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि वो किस तरीके से ज्वाइंट हो रहे हैं। यहां पे आरएम जो होगा वो कितना होगा, डायमीटर/2 आ जाएगा, रेडियस ऑफ मेटेलिक चीजों की अगर आप बात करोगे तो। दूसरे नंबर पे वांडर वाल भी सीख लो भाई, वांडर वाल की कहानी है। वांडर वाल अगर सीखोगे तो देखो भैया, ये दूर दूर वाले लोग हैं, वांडर वाल मतलब गैसियस के लिए लगाया जाता है। ऐसी केस में ये दोनों दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो कुछ ऐसा करके हमको निकालना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। आई बात समझ में, कि इनके इनके न्यूक्लियस होंगे और इनके न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस इतनी होगी तो d/2 करते हैं। आई बात समझ में। एक बात मेरी ध्यान रखना, वांडर वाल पढ़ाया क्यों, आओ रे भैया, सबसे ज्यादा अगर कंपेयर कराओगे तो वांडर वाल वाली रेडियाई सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद कोवेलेंट की बारी आती है, कोवेलेंट के बाद कौन आता है भाई, मेटेलिक आते हैं। आई बात समझ में, सबसे ज्यादा कौन सी रेडियाई, वांडर वाल। आई बात समझ में, उसके बाद और सर इनमें हमको एक चीज नहीं नजर आई, चौथा वाला आयनिक वाला। अरे भैया कोवेलेंट के लिए निकाल रहे हो तो कोवेलेंट मतलब अपने पेरेंट शेयरिंग कर रहा है ना, पेरेंट एटम रहेगा, जब प्लस और माइनस में चेंज करोगे तो मामला चेंज हो जाएगा, क्योंकि शेयरिंग के बाद ट्रांसफर वाली कंडीशन ये तो आती है। आ रही है बात समझ में, चलो इतना तो समझ में आ गया सर, इतना तो बड़ा अच्छा लगा जान के। हाँ, एक तीसरा पॉइंट चल रहा हूं और उस चीज को बड़े ध्यान से पढ़ना करो, वो है आयनिक, आयनाइजेशन बोलते हैं, एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, यही आपको बड़ी तकलीफ देती होगी ना। जहां पे भी नहीं समझ में आए सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले किसी भी एटम, मान लो ए है, इसको किस फॉर्म में करोगे भैया, गैसियस फॉर्म में। किस में करोगे, गैसियस। इस गैसियस फॉर्म से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अरे बोलो, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जो क्या होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसी को आप लोग क्या नाम देते हो, आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हो। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब कि सबसे पहले उसको किस फॉर्म में करोगे, गैसियस फॉर्म में। उस गैसियस फॉर्म में करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो बाहर निकालोगे तो एनर्जी क्या लगेगी, रिक्वायरमेंट लगेगी ना। वो जो अमाउंट है रिक्वायरमेंट एनर्जी की, वही रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। आई बात समझ में। तो क्या बनाएगा, एजी गैसियस फॉर्म में प्लस बना लेगा, यही करेगा ना। और इनसे एनर्जी निकल, इलेक्ट्रॉन निकल गया भैया, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। क्लियर हो गई बात है, आ रही है बात समझ में। सवाल नंबर 1 सर, आप आयनाइजेशन ऐसे करके पढ़ लो। आयनाइजेशन फर्स्ट, मान लो Mg है, Mg से आपने क्या बनाया, Mg प्लस, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Mg प्लस से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे, क्या बनाएगा, Mg। तो यहां पे जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड रही होगी वो क्या रही होगी, IE1 दे रहा हूं, यहां पे जो आई होगी वो क्या होगी, IE2 का नाम दे रहा हूं। आप मुझे सोच के बताओ कि E1 की एनर्जी ज्यादा होगी या E2 की, E1 की ज्यादा होगी, पक्का पक्का। अब आपको यही सोचने की जरूरत है, अगर ये चार्ज हो गए, चार्ज हो जाएंगे तो और ज्यादा पास आएंगे। अरे सोचो, प्लस में आ गए तो और ज्यादा क्या आएंगे, पास आएंगे, यानी उनके ऊपर किसका चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और जिसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा वो होल्ड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और तेजी से, अगर तेजी से होल्ड करेगा तो आपको बाहर निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में। अरे सोचो, मुझे पहले क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया,
अगर मैं पॉजिटिव बन गया गुरु तो फिर क्या होगा? अगर मैं पॉजिटिव बन गया तो मैं अपने इलेक्ट्रॉनों को और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज दे रहा हूं, मतलब पास में बुला लिया। अब आपको अगर निकलवाना होगा तो मुझसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो वो निकलेगा। तो ऐसी केस में जैसे जैसे आप सक्सेसिव क्या करते जाओगे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब IE1 जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू IE2 के। आ गई बात समझ में चच्चा? क्लियर हो गया? अच्छा, अगर किसी की रिक्वायर्ड एनर्जी है तो वो कैसा फिनोमेना है, इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक है ना। अरे जिस भी सिस्टम को रिक्वायर्ड एनर्जी हो, उसे एनर्जी चाहिए, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। आ गई बात समझ में भैया? आयनाइजेशन एनर्जी समझ जाओगे। अब एक आयनाइजेशन एनर्जी का मैंने किससे रिलेशन बताया? न्यूक्लियर चार्ज से। किससे बताया था? न्यूक्लियर चार्ज, मतलब वही जेड इफेक्ट वाला। अब भैया अगर आप किसमें जाते हो, एक रो में जाओगे तो सेल तो सब में सेम रहेगी, लेकिन वहां बढ़ता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी इधर से इधर जाने पे क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। आ गई बात समझ में? जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, जेड इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अगर बॉटम पे आओगे, अप टू डाउन आओगे, तो भैया क्या होगा? आ गई बात समझ में? अब इसे याद करने की जरूरत तो नहीं, अगर किसी का ऑप्शन दे देगा वो वहां कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं। क्लियर आ गया? हाँ, अगर ये चीजें समझ गए तो आओ इनके साथ समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसी को बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है ये? हम एंथैल्पी मतलब वही एनर्जी की बात कर रहे हैं। कहते हैं गुरु, हम यहां पे लेंगे इलेक्ट्रॉन, अपना आइटम लेंगे, गैसियस के भी फॉर्म में लेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आप अंदर इंसर्ट कराना। अभी तक क्या कराते हैं आयनाइजेशन में? बाहर निकाल रहे थे। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी या एफिनिटी में क्या कराएंगे? इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराएंगे, यानी अंदर। एटम है, एटम के अंदर रखना है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ये आपका क्या है? एटम। इसके अंदर क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन। अरे भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देना है, यानी एक किसमें जाएगा? निगेटिव में जाएगा। आ रही है बात समझ में? अरे हो समझ पाए? आयनाइजेशन मतलब आइटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना था, एफिनिटी का मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर इंसर्ट कराना है। क्लियर हुई बातें? अरे हाँ या ना? शाबाश। अगर ऐसा करना है गुरु तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो एनर्जी लग भी सकती है यानी रिक्वायर्ड भी हो सकती है, या एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। कमाल की बात है सर, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। हाँ गुरु, यहां से एनर्जी रिक्वायर्ड भी होती है या एनर्जी रिलीज होती है। तो कैसे बताओगे इनकी डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड और रिलीज एनर्जी टू इंसर्ट एन इलेक्ट्रॉन। कहां इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहे हो? इन द एटम इन गैसियस फेज। गैसियस फेज में भी आई बात समझ में? तो यहां क्या हम सीखने को पा रहे हैं भैया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई बात समझ में? ये रिक्वायर्ड एनर्जी भी हो सकती है या रिलीजिंग एनर्जी भी अमाउंट हो सकती है। क्लियर हुई बातें? लेकिन आप मेरी बात एक ध्यान रखना, मान लो कोई भी ए क्या कर रहा है? A-1 आ रहा है, पक्का पक्का। और ऐसी केस में ये वापस से इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट आप कराने वाले हो, और यहां पे 2- तब बनाएगा, यही ना भाई? यहां तक तो एंथैल्पी आपकी डेल एच पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है? निगेटिव भी हो सकती है। लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होगा? इस वाली अच्छा, इसमें मुझे बताओ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कौन है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कौन है? अगर आप डेल एच पॉजिटिव, एनर्जी बढ़ रही है मतलब एंडोथर्मिक होगा। अरे दिए होगे तभी तो बढ़ेगी। तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक। यहां पे क्या होगा? एक्सोथर्मिक। इंडो और एक्सो का मतलब समझ गए ना? अब मैं कह रहा हूं भैया, जब आप इस स्टेज पे आओगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 के पास जब जाओगे तो होगा क्या कि यहां जो भी हो, इंडो भी हो सकता है, एक्सो भी, लेकिन यहां से यहां तक के सफर में हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक ही होगा, यानी एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिक्वायर्ड ही होगी। आई बात समझ में? अरे समझ पा रहे हो? दूसरे वाले केस में हमेशा एनर्जी की क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट ही रहेगी। क्यों? क्यों भाई? सवाल नंबर 1 क्यों?
क्यों रिक्वायरमेंट आ रही है? ये आपका क्या है भैया? आ रही है बात समझ में? आराम से इत्मीनान से सोचिएगा क्यों ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी समझ गए क्या होता है? अगर हम बात करेंगे जब पीरियोडिक टेबल में, वहां आप गेस कर लोगे कब बढ़ेगी कब घटेगी। आ रही है बात समझ में? अरे हाँ या ना? अरे हाँ हाँ आओ रे भैया। फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भिखारी लोग है ना? अरे हाँ या ना? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने पास बड़े जल्दी से बुला लेगा, आराम से कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी क्या आएगी? ज्यादा या कम? ज्यादा कम? अरे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है कम देनी पड़ रही है? ज्यादा देनी पड़ेगी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी बात कर रहा है ना, इंसर्ट करने में जितनी ज्यादा एनर्जी उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो रे आराम से ले रहा है ये। अब आप समझदार हो, आगे चले। ये चौथा पॉइंट था, यही ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े, एटॉमिक रेडियाई पढ़ा, या रेडियाई में कई सारे 4 टाइप था। फिर उसके बाद क्या पढ़े? आयनाइजेशन, और ये चौथा। अब एक आखिरी मिलता है जो आपकी नींदें हराम कर देता है सर, और वो नाम है उनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या नाम है उनका? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या होता है ये भिखारियों की देखो पहचान कितना कमाल का है। कहते हैं क्या? ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं इनको? द टेंडेंसी। चुराने के लिए देखो कितना वर्ड है, अच्छा है ना? किसी का आप इलेक्ट्रॉन को कितना जल्दी खींच लेते हो, टेंडेंसी कितनी अच्छा है, उसी को आप क्या नाम देते हो? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे देखो सबका अलग अलग समाज है, उनमें सबकी अलग अलग समाज की अलग अलग इज्जत होती है। चोरों में भी अलग अलग समाज है, चोरों का समाज होगा, उनमें जो जितना तगड़ी चोरी करेगा उसे सब कहेंगे ये हमारा बॉस है। आई बात समझ में? अब इनमें भी क्या करना है? ये शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम क्या करने गए थे भैया? बिजनेस करने गए थे। बी के नीयत खराब हो गई, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। सामने वाले का इलेक्ट्रॉन ही चुरा, जितना अच्छी टेंडेंसी उतना बढ़िया क्या आएगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगी। आ रही है बात समझ में? अरे हाँ या ना? समझ पाए? इसी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का नाम देते हैं। हालांकि इनके 3 साइंटिस्ट आते हैं, उनका तो अभी जिक्र करने लायक नहीं है ना, और उन तीनों के बिहाफ पे जब बातें करते हो तो अभी तो बात नहीं करे तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर आप किसमें समझना, पीरियोडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से समझना चाहो कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में क्या है, तो गुरु देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कहानी कैसी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है। क्या होता है? बढ़ती जाती है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो क्यों? ऐसा क्यों? जब आप इधर की तरफ से जाते हो ना तो जेड इफेक्ट लाल लोग बढ़ता है, और जेड इफेक्ट मतलब सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है, तो दूसरे वाले का नहीं खींच लेगा। और जेड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, होल्ड करा देगा। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज उतने ज्यादा अट्रैक्शन नहीं दिखा पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाती है। सबसे ज्यादा भिखारी कौन है? किसी को याद हो ना हो, लेकिन ये फ्लोरीन तो सबको याद हो जाता है। इनके बाद कौन आता है? इनके बाद कौन आता है? फ्लो, सीएल आएगा इसके बाद। हाँ आई बात समझ में? यही कंडीशन है किसकी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। ये 5 ऐसे लोग हैं जिन्हें आप इनऑर्गेनिक के पांडव बोल सकते हो। आई बात समझ में? ये 5 लोगों का कंसेप्ट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप केमिकल बॉन्डिंग में भटकते नजर आओगे। आ रही है बात समझ में? ठीक, आज की क्लास करते हैं समाप्त। कल हमारी क्लास होगी केमिकल